राजनांदगांव जिले के रेवाड़ी वार्ड के लोग अपनी मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनका कहना है कि कई बार पट्टे की मांग की गई, लेकिन आज तक उन्हें पट्टा नहीं मिला है। उन्होंने प्रशासन और पार्षद को भी इसकी जानकारी दी, लेकिन समस्या हल नहीं हुई। इसके कारण वे प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। पट्टा चाहिए सर, मेरा घर का आवास नहीं आ रहा है करके मैं पट्टा के लिए आई हूँ। मैं 40 साल से रह, मेरे बच्चे लोग अभी 27 साल का हो गया, लड़का एक तो 20 साल का है। मेरे कई बार आवेदन दे चुकी, निगम में, आयुक्त के पास और कलेक्ट्रेट के पास कई बार आवेदन दी, अभी कोई सुनवाई नहीं करती। अभी पट्टा की सर्वे करी बार आ रही है रेवाड़ी। हाँ, तो हमारे मोहल्ले में नहीं गए हैं सर, नहीं गए। हाँ, बोलते हैं कि हो गया वहाँ का करके। आयुक्त में, निगम में गए थे कल इन लोग पूछने के लिए, आ रहा है बोलो कि वहाँ का हो गया सब कुछ करके। तो हमारे घर का तो कभी हुआ नहीं ना, आप लोग को पट्टा नहीं मिला है, तो हम लोग को आवास नहीं मिल रहा है। हमको आवास की जरूरत है, कोई भी मांग का पूरा करना चाहिए हम लोग। कलेक्टर साहब इसीलिए आए हम लोग। पट्टा नहीं है हमारे घर में, तो पट्टे के लिए आए हैं। हमारे वार्ड नंबर 22 का है हम लोग। 200-300 सानी का पट्टा नहीं मिला है और आवाज़ भी नहीं आ रही उसकी वजह से। राजनांदगांव जिले के ग्राम उपरवाह में कुछ दबंगों ने एक परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया है। पीड़ित ने बताया कि गांव के लोग बात नहीं कर रहे और दुकान से सामान भी नहीं दे रहे, जिससे वे महीने से परेशानी झेल रहे हैं। युवक ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर इच्छा मृत्यु की मांग की। आरोप है कि दबंगों अनुज राम साहू, कली राम साहू, पूरनलाल साहू और रवि साहू ने उनके परिवार को अकेला कर दिया है और उनके खेत में जाने की मनाही कर दी है। क्या मांग है? मैं कलेक्टर के पास इच्छा मृत्यु की मांग करने के लिए आया हूँ। क्यों आए? दरअसल 2.5 महीने पहले मैं कलेक्टर के पास फिर से आया था कि हमारे गांव में पौनी पसारी बंद कर दिया गया हमारे परिवार का, और अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। इसलिए मैं दोबारा से कलेक्टर साहब के पास फिर से आया हूं ताकि इच्छा मृत्यु की मांग कर सकूं। इसके पहले मैं शिकायत किया था, तहसीलदार के पास भी गया था। तहसीलदार साहब समझा के चले गए हैं, फिर वे गांव वाले नहीं मान रहे हैं। बोलते हैं कि कानून का नहीं चलेगा हमारे गांव में, सिर्फ हमारा ही चलेगा। घर के सामने मैं छोटा सा पिल्लर बनाया हूँ, उसको अवैध बोलते हैं, जबकि वो मेरे जमीन में है, मेरे पूर्वज की जमीन में बना है। मैं उन लोग को बोला भी हूँ, यदि आप लोग को आपत्ति है तो आप कलेक्टर के पास आवेदन लिख के ला लो, मैं तोड़ दूंगा। फिर भी नहीं माने, इसलिए मैं फिर से आया हूँ कलेक्टर साहब के पास और इच्छा मृत्यु की मांग करने हैं, ताकि मुझे और मेरे परिवार को इच्छा मृत्यु दे दे, ताकि कार्रवाई मत करें। चिरमिरी साजा पहाड़ मनेंद्रगढ़ सड़क चौड़ीकरण परियोजना को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के बयान पर कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये परियोजना कांग्रेस शासनकाल में स्वीकृत हुई थी और भाजपा सरकार के 1 साल में मनेंद्रगढ़ में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। पूर्व विधायक ने भाजपा सरकार पर झूठे वादों का आरोप लगाया और कहा कि जनता अब थक चुकी है। मंत्री ने कहा कि विकास कार्यों की गति तेज की जाएगी। देखिए, चिरमिरी से मनेंद्रगढ़ के बीच जो साजा पहाड़ सड़क है, चैनपुर साजा पहाड़ सड़क, ये 17 किलोमीटर लंबाई है और इसके डबल लेन सड़क के लिए लंबे समय से मांग थी, चौड़ीकरण की मांग थी और उसके वजह से समय ज़्यादा लगता था। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साहु जी को, माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी को कि 40 करोड़ 71 लाख रुपए की जो सड़क की स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है, उसमें जल्द ही टेंडर लगकर आने वाले 1-2 माह के अंदर काम प्रारंभ हो जाएगा और ये दोनों शहरों को जोड़ने का एक बड़ा आवागमन का मार्ग होगा। इस मार्ग के माध्यम से जो चिरमिरी की दूरी और मनेंद्रगढ़ की दूरी बहुत कम हो जाएगी। मेडिकल कॉलेज नज़दीक हो जाएगा दोनों शहरों के लिए, ये औद्योगिक पार्क नज़दीक हो जाएगा। चिरमिरी मनेंद्रगढ़ के लिए, दोनों ही शहरों के लिए जो नया रेलवे स्टेशन है उस पर आवागमन करने के लिए लोगों को कई ऑप्शन भी मिलेंगे। साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाने के लिए चिरमिरी में मनेंद्रगढ़ के लोगों को, चिरमिरी के लोगों को मनेंद्रगढ़ में आने के लिए कई ऐसे लोगों को एक बड़ी सुविधा मिलेगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे और लोगों को
एक बड़ी सुविधा मुहैया होने जा रही है। पुलिस महानिरीक्षक राम गोपाल गर्ग ने भिलाई नगर कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने लंबित अपराधों के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए और रात्रि गश्त बढ़ाने व संदिग्धों पर कड़ी निगरानी रखने को कहा। आईजी ने गुंडा बदमाशों और आदतन अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई का आदेश दिया। उन्होंने ईमानदारी से ड्यूटी निभाने की सलाह दी और भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का संकेत दिया। रात्रि गश्त में संदिग्धों से कड़ी पूछताछ होगी। आज मेरे द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर CSP भिलाई इनके ऑफिस का निरीक्षण किया गया, जिसमें कि उस सब डिवीज़न के समस्त थाना प्रभारी और CSP भिलाई नगर श्री सत्यप्रकाश तिवारी और एडिशनल SP श्री सुखनंदन राठौर सभी उपस्थित थे। इसमें मीटिंग में जितने भी पुराने लंबित अपराध हैं उनकी सूक्ष्म समीक्षा की गई और उसमें सभी थाना प्रभारियों और CSP और एडिशनल SP को निर्देशित किया गया कि अधिक से अधिक मात्रा में अपराधों का निराकरण करें और भी जो लंबित पुलिस के आंकड़े हैं, जैसे कि चाहे वो चालान हों या अन्य प्रकरण हों, उनके समस्त प्रकरणों की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा गया है। इसके अतिरिक्त पुलिस की जो गश्त है उसको और सुदृढ़ बनाने के लिए उनको निर्देश दिए गए हैं। निगरानी और गुंडा बदमाशों की गतिविधियों पर नज़र रखने और उनकी चेकिंग करने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो सही रहे और अपराध पर नियंत्रण किया जा सके। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर डिप्टी मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि चुनाव की तैयारियों में लगातार काम हो रहा है और चुनाव आयोग सूची तैयार कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार के स्तर पर जो भी आवश्यक तैयारियां हैं उसे शीघ्र पूरा किया जा रहा है। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां सरकार के लेवल पर लगातार हो रही है। चुनाव आयोग मतदाता सूची बना रही है और सरकार के स्तर पर जो तैयारियां होनी चाहिए वो तैयारियां हो रही है और कुछ और कार्यवाहियां बची है। उन कार्यवाहियों को जल्द से जल्द करके नगरीय निकाय के चुनाव हो रहा। झारखंड समेत रायपुर में कांग्रेस को चुनावी हार का सामना करना पड़ा है। इस पर डिप्टी मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की आदत बन गई है कि जब भी वे चुनाव हारते हैं तो उसकी जिम्मेदारी लेने और आत्म मूल्यांकन करने के बजाय चुनाव आयोग और EVM पर आरोप लगाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसी कारण कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हार रही है। इस बीच कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में बैठक होने वाली है। देखिए, कांग्रेस अपने गिरेबान में झांकने के बजाय संवैधानिक संस्थाओं पर, EVM पर लगातार ठिकरा फोड़ने का काम करती है। माननीय न्यायालयों ने भी लगातार इस पर टिप्पणियां की है कि जब भी आप चुनाव हारते हैं तो EVM पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। देश में लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम, लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का काम, ये कांग्रेस की आदत बन गई है। और जब भी ये चुनाव हारते हैं उसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय, आत्मावलोकन करने के बजाय EVM और चुनाव आयोग पर ये आरोप लगाते हैं। जनता इन बातों को बखूबी देख रही है और इसीलिए लगातार कांग्रेस पार्टी हाशिए में जा रही है। भर्ती प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस के बयान पर डिप्टी मुख्यमंत्री अरुण साव ने तीखा जवाब दिया। उन्होंने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में एक भी भर्ती नहीं हुई, बल्कि भर्ती के नाम पर घोटाले हुए। अरुण साव ने कहा, हमारी सरकार की नीयत साफ है, हम भारतीयों के लिए विज्ञापन निकाल रहे हैं और नौजवानों को अवसर दे रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश आया है और सरकार इसका पक्ष रखेगी, साथ ही भर्ती की प्रक्रिया को न्यायालय के निर्देशानुसार आगे बढ़ाएगी। कि जिस कांग्रेस की सरकार में
एक भी भर्ती नहीं हुई, भर्ती के नाम पर घोटाले हुए। हमारी नीयत साफ है, हम लगातार भर्ती के लिए विज्ञापन निकाल रहे हैं, नौजवानों को अवसर दे रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आया है और निश्चित रूप से सरकार का पक्ष रखेंगे और भर्ती की प्रक्रिया को माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया ने कहा कि 29 नवंबर को कांग्रेस की CWC बैठक में चुनावों में पार्टी की हार की समीक्षा होगी और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। निश्चित रूप से हमारी कांग्रेस पार्टी की CWC की जो हमारी सबसे बड़ी कमेटी है उसकी मीटिंग होगी और उसमें जो महाराष्ट्र और बाकी चुनाव हुए हैं, झारखंड और जो उपचुनाव हुए उसकी समीक्षा होगी और हमारे नेतागण महाराष्ट्र में हम क्यों पीछे रहे इन सब बातों की चर्चा होगी और आगे पार्टी अच्छा बेहतर प्रदर्शन करे इसके लिए भी विचार होगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया ने EVM पर भी चिंता जताते हुए कहा कि विकसित देश बैलेट पेपर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसमें धांधली की संभावना कम होती है। डॉक्टर डहरिया ने सरकार से निष्पक्ष चुनाव के लिए बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर विचार करने का सुझाव दिया। जो EVM बनाने वाले लोग हैं वही EVM का उपयोग करते नहीं। जो हमारे विकसित देश है, अमेरिका जैसे देश है, जर्मनी है, ये सब इन मशीनों का उपयोग नहीं करते और अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो उसमें धांधली की संभावना कम होती है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसमें इस तरह की कभी शिकायतें आ रही है तो कुछ लोग उस पर आपत्ति भी कर रहे हैं और होना चाहिए, मांग तो रख रहे हैं कि EVM के बदले बैलेट से चुनाव होना चाहिए। पूर्व कैबिनेट ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत खराब है और जगह जगह नशीले पदार्थ मिलते हैं, शराब हर जगह पर मिल रही है। करना चाहिए लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यंत खराब है, उसको आप देख रहे हैं और जगह जगह नशीली दवाओं के अलावा शराब का भी अब तो खुले तौर पे बेचने की घोषणा सरकार कर चुकी है, तो उसे हम ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते।